हेलो क्लासमेट्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय चैनल। आज डे 8 ऑफ 30 डेज लीड कोड चैलेंज। तो आज हम करने वाले हैं फिबोनाची नंबर, जो कि हमारे लीड कोड पे 509 पे प्रेजेंट है। तो मुझे तो सच में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं डे 8 पे पहुंच गई हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं आपको लीड कोड पे लेके चलती हूँ। तो ये हमारी प्रॉब्लम है 509 फिबोनाची नंबर। तो फिबोनाची नंबर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। फिबोनाची नंबर होते हैं लाइक 0 और 1 कंपलसरी होता है 0 और 1 इंडेक्स पे। इसके बाद में जो नंबर आते हैं वो लास्ट के जो दो नंबर हैं उनका सम आता है। लाइक 0 + 1, यहाँ पे 0 + 1 लाइक 0 + 1 = 1। और जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 1 + 1 = 2। मतलब कि अगर मैं एक सीरीज दिखाती हूँ आपको 1 1 2 3 5, इसमें क्या हो रहा है हर इंडेक्स पे लास्ट के जो उसके दो इंडेक्स हैं उनका सम आ रहा है। लाइक 2 किस लिए आ रहा है क्योंकि इसके जो लास्ट के दो इंडेक्स हैं 1, एक बार इंडेक्स और लिख देती हूँ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो थर्ड इंडेक्स पे नंबर आ रहा है वो सेकंड इंडेक्स और 1 इंडेक्स का सम है। फोर्थ इंडेक्स पे जो नंबर आ रहा है वो थर्ड और 2 का वैल्यूज का सम है। 5 इंडेक्स पे जो नंबर आ रहा है वो फोर्थ और 3 का सम है। मतलब फिबोनाची नंबर क्या होता है, अगर मैं nth नंबर निकालूँ तो वो क्या होगा n-1 जो नंबर है इक्वल टू n-1 प्लस जो सेकेंड नंबर है, उन दोनों का सम हमारा फिबोनाची का nth नंबर का सम होगा। तो ये फिबोनाची होती है। Commonly denoted f of n for a sequence called the Fibonacci sequence, that is the each number is the sum of two preceding one starting from 0 and 1, that is like f of 0 तो होगा 0, f of 1 हो गया 1। तो f of n हमारा होता है f n-1th नंबर और f -2th नंबर, जहाँ पे n क्या है एक से तो बड़ा होगा क्योंकि हमें लास्ट 0 और 1 हमारे फिक्स्ड रहते हैं। और एक से अगर हम नीचे जाएंगे तो उसके तो दो लास्ट के इंडेक्स मिलेंगे नहीं, तो हम स्टार्टिंग करते हैं सेकंड इंडेक्स से जो कि हमारा 1 और 2 था, सेकंड इंडेक्स पे 1 था। तो अब हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है f of n। तो हम क्या करेंगे, लाइक हम एक काम कर सकते हैं कि हम लूप, एक रिकर्जन नाम की चीज़ होती है, लाइक उसमें हम क्या करते हैं रिकर्सन, इसमें हम क्या करते हैं हम अपने से छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और उससे हम आंसर लेके आते हैं। लाइक अगर मेरे को n- ऐसे चाहिए और अगर मैं बोलूँ कि अब मेरे को n-1th नंबर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा n-2th नंबर और n-3th नंबर। तो ऐसे ही चलता जाएगा और एक टाइम आएगा जब हमें सेकेंड इंडेक्स मिलेगा, वो क्या होगा 1 + 0 जो कि हो जाएगा 1। तो हमें ऐसे लाइक हमें फर्स्ट और 0 और फर्स्ट इंडेक्स का नंबर हमें ऑलवेज पता रहता है कि 0 और 1 आएगा। तो ऐसे घटाते हम मतलब ऐसे निकाल सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 5 के लिए निकाल के देखते हैं, ठीक है, n = 5। तो n = 5 क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, n किसकी होगा n-1 और प्लस n-2, मतलब कि ये किसकी होगा, जो फिबोनाची का नंबर 4 होगा उसका सम प्लस फिबोनाची का जो थर्ड इंडेक्स का नंबर होगा उसका सम। अब मैं अब मेरे को फिबोनाची 4 और 3 कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मैं 4 कैलकुलेट करती हूँ। फिबोनाची ऑफ 4 क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 3 की सीरीज़ का नंबर और फिबोनाची ऑफ 2 की सीरीज़ का नंबर। ऐसे मेरे को फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिबोनाची ऑफ 3 क्या होता है हमारा, फिबोनाची के सेकंड इंडेक्स का नंबर प्लस फिबोनाची का 1th इंडेक्स का नंबर। अब यहाँ पे मेरे को 3 करना है, अब मैं 2th इंडेक्स मेरे को निकालना पड़ेगा। तो फिबोनाची ऑफ 2th इंडेक्स क्या होता है, फिबोनाची ऑफ 1th इंडेक्स प्लस फिबोनाची का जो 0th इंडेक्स है। अब ये दोनों हमें पता है कि क्या होते हैं, तो मैं यहाँ से वैल्यू f of 2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे को f of 1 का पता है 1 होता है और f of 0 0 होता है। तो हमारा f of 2 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ऐसे मैं f3 निकाल लूँगी क्योंकि मेरे पास अब f of 3 में क्या है
एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो 1 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई 2। अब ऐसे ही मैं एफ ऑफ 4 भी निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास 3 की भी वैल्यू है और एफ ऑफ 1 की भी वैल्यू है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ एफ ऑफ 4 की वैल्यू तो वो कितनी हो जाएगी 2 + 1 इक्वल्स टू 3। अब एफ ऑफ 4 की भी वैल्यू है हमारे पास और एफ ऑफ 3 की भी वैल्यू है हमारे पास, तो ऐसे मैं एफ ऑफ 5 निकाल सकती हूँ। अब एफ ऑफ अगर मैं 5 निकालूंगी तो एफ ऑफ 4 हमारे पास 3 है, एफ ऑफ 3 हमारे पास 2 है, तो ये आ गया 5। तो एफ ऑफ 5 हमने यहाँ पे सीरीज में देखा था ना कि एफ ऑफ 5 क्या होता है एफ ऑफ 5। तो ऐसे हम अपने से छोटे इंडेक्स के लिए वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और हमें पता है कि 0th और 1th इंडेक्स पे हमें 0 और 1 वैल्यू मिलने वाली है, तो हम रिकर्जन इसीलिए यूज करते हैं अपने से छोटे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो एक बार मैं इसका कोड लिख दे रही हूँ कि इफ़ जो हमारा एन है, एन इक्वल्स टू अगर हमारा 0 है तो वहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 0 क्योंकि हमें पता है कि 0th इंडेक्स पे तो 0 है। एक और कंडीशन लगा देंगे इफ़ हमारा जो n है वो 1 है तो वहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 1। अदरवाइज मैं क्या करूँगी रिटर्न क्या करूँगी सेल्फ डॉट जो ये फिबोनाची हमने यहाँ पे फंक्शन बना रखा है इसी को कॉल करूँगी एक छोटी वैल्यू के साथ n-1 प्लस सेल्फ डॉट स्पेलिंग भी नहीं आती है सेल्फ डॉट फिर इसी को n-2 क्योंकि हमें पता है और फिर ये यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर देगा। लाइक ये रिकर्जन होता है कि हम उसी को बार बार कॉल करते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है इनवैलिड सिंटैक्स n-1 और हमें n भी देना होगा, तो n तो मैंने दे दिया ना। अच्छा रिटर्न की स्पेलिंग गलत देखिएगा गाइस। अब इसको रन करते हैं। आई थिंक अभी मतलब इसमें क्या होगा कि आप उसी फंक्शन को एक छोटे नंबर के साथ कॉल कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया ना एफ ऑफ 5 के लिए मुझे 4 और 3 की जरूरत थी, 3 के लिए मुझे 3 और 2 की जरूरत थी, अब 2 के लिए मुझे 1 और 0 की जरूरत थी जो कि मुझे ऑलरेडी पता था। तो 2 यहाँ से आ गया, 2 से फिर 3 आ गया, 3 से मैंने 4 निकाल लिया, 4 से मैंने 5 निकाल लिया। तो ऐसे तो ये सक्सेसफुल हो गया। बट एक और अप्रोच होती है ये मतलब क्योंकि हम बार बार उसको कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करते हैं तो हमारे पास रिकर्जन की यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है हमारे पे बिग ऑफ 2 की पावर n, और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है हमारी बिग ऑफ n, क्योंकि हम हर एक वैल्यू को स्टोर भी तो कराते हैं। लाइक बिग ऑफ मैंने यहाँ पे 0 और 1 का स्टोर कराया, फिर 2 का, फिर यहाँ पे 3 का, 4 का और 5 का, तो बिग ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो हम ये अप्रोच यूज नहीं करेंगे, हम एक नई अप्रोच यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मैं एक वैल्यू मेरे को पता है a हमारा 0 है और b हमारा 1 है। लाइक फर्स्ट इंडेक्स मैंने फाइंड कर लिया और फिर मैं एक लूप लगाऊंगी 2 से लेके n+1 तक। अब 2 से क्यों स्टार्ट किया क्योंकि 0 और 1th इंडेक्स हमारे पास है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे और n+1 तक जाएंगे, मतलब n तक जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि जो c नंबर होगा मतलब जो थर्ड नंबर होगा वो लास्ट के 2 इंडेक्स का प्लस होगा। लाइक अगर यहाँ पे अगर मेरे को थर्ड इंडेक्स ले तो उन दोनों का लास्ट के नंबर का प्लस होगा। अब ये तो हो गया उनके लिए, अब मेरे को ये दोनों अपडेट करने पड़ेंगे। लाइक a को मेरे को b बनाना पड़ेगा और b को मेरे को c बनाना पड़ेगा। इसका एक बार ड्राई रन करके बताती हूँ। लाइक हम निकाल रहे हैं फिबोनाची ऑफ 5a क्योंकि हमें पता है ये 5a होता है, हमें अंदाजा है। हम क्या करेंगे, लाइक मैं कंडीशन भी लगाऊंगी जो हमने ऊपर लगाई थी कंडीशन कि अगर बिग ऑफ अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। लाइक हमारे पास ये कंडीशन थी ना कि हमारे पास अगर n = 0 हो जा रहा है तो वो तो 0 के इक्वल होगा, और अगर i हमारा 1 हो जा रहा है तो वो इक्वल होगा 1 के। ठीक है, ये तो कंडीशन ले ली हमने। अब हम आ जा रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, बिग ऑफ मतलब मैं एक लूप लगाऊंगी फॉर i इन रेंज ऑफ 2 से लेके n+1 कितना है 6 तक। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मेरे को i एक c नाम का वेरिएबल लूँगी क्योंकि हमारा अभी जो a और b है, a हमारा 0 है और b हमारा 1 है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, बट मैं जाते जाते क्या करूँगी, a को तो बना दूँगी b के इक्वल, b कितना है 1, और b को बना दूँगी मैं c के इक्वल, b कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तब हमारा a और b ये हो चुका है। ये हमारा किसके लिए था, i = 2 के लिए। ठीक है,
अब हम आते हैं i इक्वल्स टू 3 के लिए। अब 3 के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो c हो जाएगा, क्योंकि हमारा a और b 1 1 हो चुका है तो c हो गया 2। अब a हमारा क्या हो जाएगा b के इक्वल, b हमारा कितना था 1 और b हमारा कितना हो जाएगा c के इक्वल जो कि है 2। ठीक है, अब हम आते हैं i इक्वल्स टू 4 के लिए। अब हमारा a और b चेंज हो चुका है तो c कितना हो जाएगा 3 a प्लस b, और a कितना हो जाएगा हमारा 2 और b कितना हो जाएगा फिर से 3। ठीक है, तो अब हम i इक्वल्स टू 5 के लिए, लाइक जो अब हमें इंडेक्स आंसर रिटर्न करेगा, c कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 2, और a कितना हो जाएगा 3 और b कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम फिर रिटर्न करने वाले हैं वैल्यू ऑफ b। जो b की वैल्यू हमारे पास आती है निकल के, वही हमारी फिबोनाची के nth नंबर की वैल्यू होती है। तो ये इसका पूरा लॉजिक था। अब मैं इसका कोड देख रही हूँ जो कि होगा, पहले तो हम कंडीशन तो चेक करेंगे, अगर 0 है तो रिटर्न कर दो 0, और अगर हमारा n इक्वल्स टू 1 है तो हम रिटर्न कर देंगे 1। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे a को वैल्यू असाइन करूँगी 0, b को वैल्यू असाइन करूँगी 1, फिर मैं एक लूप लगाऊँगी i इन रेंज ऑफ 2 से लेके n+1 तक। अब मैं क्या करूँगी, जो एक c वेरिएबल लूँगी जो को होगा a प्लस बी, a को कन्वर्ट करूँगी b में, b को बनाऊँगी c, और जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो मैं रिटर्न कर दूँगी b। अब मैं इसको रन करती हूँ तो ये सक्सेसफुली रन हो जा रहा है, और मैंने इसका ड्राई रन आपको करके दिखा दिया, और ये सबमिट भी एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ होता है। अब इसी कोड को मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना चाहूँगी, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, b को c के इक्वल बना रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूँगी। कंडीशन हमारे पास सेम रहेगी, लाइक इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ n इक्वल्स टू 0, ये तो सही था, चलो ये था, और बस इसको मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके लिखना चाहूँगी। इसको हम लिख देते हैं, इसको भी तो लिखा ही जा सकता है। इफ़ जो n है वो लेस देन 2 है, लाइक जिस हमने पहले भी बताया था कि 1 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू वही, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम। ये रिटर्न की स्पेलिंग में हर बार गलत कैसे लिख दे रही हूँ। रिटर्न कर देंगे हम n, और हमारा वैल्यूज़ हमारे पास है। इसको लिखने का एक ये तरीका भी हो सकता है, आई थिंक हो सकता है आपको पता भी हो, 0 और 1 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो पहली वैल्यू होगी वो a को असाइन होगी, जो सेकंड टाइप पे लिखी जाएगी कोमा के बाद में, वो कोमा के बाद में जो वेरिएबल लिखा है उस पर असाइन होगी। और यहाँ पे फिर मैंने i लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन कर रही हूँ, a और जो b है वो b में बदल जाएगा a तो, और ये हो जाएगा a प्लस बी। लाइक यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहीं आ रही है इसकी बिग ऑफ n, क्योंकि हमने n तक का लूप चलाया है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहीं आ रही है। क्या कर दिया मैंने, बिग ऑफ n, और ये भी मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने 2 वेरिएबल ही स्टोर कराए हैं तो बिग ऑफ 1 हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी अप्रोच है, ये रिकर्जन से तो अच्छी अप्रोच है, बट रिकर्जन हम ऐसे छोटी प्रॉब्लम, रिकर्जन भी एक अच्छी अप्रोच होती है, बट हम उन्हें एक छोटी ऐसे सिंपल नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए सोल्व नहीं करते हैं। बट नॉर्मल अगर प्रॉब्लम आपको दिखती है तो आप जो ऑप्टिमल अप्रोच है उसे यूज करिए, क्योंकि रिकर्जन यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है कम करने की बजाय। तो हमारे यहाँ पे डे 8 का DSA क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले DSA क्वेश्चन में, तब तक के लिए enjoy coding and maintain your entertainment।